हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आप सभी के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी ने अपने अपने आंसर भी मिला लिए होंगे। बहुत सारी कोचिंग संस्थानों ने अपने आंसर की को जारी भी कर दिया है और कुछ एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा प्रीलिम्स हो रहा है या प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक जो है कि एक वीडियो बना दूंगा अलग से। और मैंने आपसे कहा था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 17 या 18 जून से हम अपनी दोबारा उस क्लास को शुरू करेंगे जो आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स मेंस हो, या फिर आरओ का प्रीलिम्स और मेंस हो। अब बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि सर आरओ का अलग से कराइए। तो मैं उसके लिए आज एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके डाउट को क्लियर करूंगा कि यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के लिए क्या अलग अलग सोर्सेज फॉलो करने होंगे या फिर हमें एक ही सोर्सेज फॉलो करने होंगे, तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा। तो अब हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे मौसम को जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। जैसे हमने इसमें जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सारी चीज़ों को पढ़ लिया कि कैसे पर्वत, नदी, घाटी का निर्माण हो रहा है या फिर चट्टानों का निर्माण हो रहा है। ये सारी चीज़ें, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब पढ़ लिया था, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट सब। फिर उसमें हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी जब शुरू की थी, जलवायु विज्ञान, जिसके अंतर्गत मौसम को प्रभावित करने के जो 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट थे, एक तो टेम्परेचर था, सेकेंडरी जो है कि आपका ह्यूमिडिटी थी, आर्द्रता, और थर्ड आपका था प्रेशर। तो हम लोगों ने टेम्परेचर को पूरा कंप्लीट पढ़ा कि किस प्रकार से पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पे, देशांतर पे जो है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर प्रभावित होता है। या फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ह्यूमिडिटी को पढ़ा, आर्द्रता को, कि किस क्षेत्र में कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ पर वर्षा कम होगी। और अब हमारा जो सबसे लास्ट सेगमेंट चल रहा है वो है प्रेशर। क्लाइमेटोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रेशर का, अर्थात दाब का। और इन्हीं दाब के आधार पे आपको जेट स्ट्रीम का अध्ययन करने को मिलेगा, चक्रवात का अध्ययन करने को मिलेगा, और भूमंडलीय जो पवनें होती है, जैसे पछुआ पवन हो गई, व्यापारिक पवन हो गई, पूर्वी पवन हो गई, ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गई, इन सभी पवनों का अध्ययन करने को यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जब मजबूत रहेगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इजीली क्रैक होगा। और मेंस के लिए जो मैं जुलाई लास्ट तक नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, उसका बस वेट कीजिए। मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ, तो जल्दी उसके साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक को, प्रेशर। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस आप देख सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत यूजफुल क्लासेस हैं आपके लिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपके लिए पेड रहेगी। क्लासेस जबकि सभी की फ्री हैं, पेड पीडीएफ है, इसलिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करोगे, वहां पे मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स दे देगी, जाकि अदर सब्जेक्ट्स की भी आप बाई कर सकते हो। तो चलिए, बहुत हो गई बकवास, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम दे रहा है प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब होता है। अर्थात जब आप किसी चीज के ऊपर दाब लगाते हो तो क्या होता है? सामान्यतः वो चीज दबती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती है। जैसे अगर मैं आपके हाथ में एक स्माइली बॉल दे दूं, जैसे होता है ना कि कई लोगों को कहा था जब वो ब्लड डोनेट करते तो उनके हाथ में एक स्माइली बॉल दे दी जाती है येलो कलर की, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको भी ये बॉल दे दी जाती है कि आप उसको जो है कि थोड़ा सा पुश करते रहिए और आपकी फिंगर वगैरह जो नर्व्स हैं वो चलती रहेंगी। क्लियर? आप देखो कि जब उस बॉल को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, तो कितनी ज़्यादा वो दब जाती है, अर्थात उस पर दाब लगता है। तो उसे हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम वायुमंडल के आधार पे कहें, आप जहां पर भी बैठे हुए हो, आप जहां पर भी खड़े हो, आप जहां भी काम कर रहे हो, आपकी बॉडी के ऊपर भी एक दाब लग रहा है। वो दाब कौन लग रहा है? या तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपको दबा रहा है, जोर से पकड़ के आपके गले को दबा रहा है, आपके हाथ को दबा रहा है, आपके शरीर को दबा रहा है, तो आप कहोगे ये व्यक्ति मुझे दबा रहा है। लेकिन अगर कोई भी आपके आसपास नहीं है, फिर भी आपके ऊपर एक दाब लग रहा है, जो होता है वायु का दाब। वायु का क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। पृथ्वी के अंदर तो बेटा क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब खनिज वगैरह मिलते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ सराउंडिंग एरियाज में एक वायुमंडल है, जो वायु का बना हुआ एक वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, नियॉन, जियॉन, बहुत सारी नोबल गैसेज हैं,
बहुत सारी चीजें हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, आपके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, अर्थात आपको एक प्रेशर लगाती हैं। तो हमारे ऊपर जो वायु का दाब लगता है उसी को हम कहते हैं वायुमंडल दाब या वायु दाब, अर्थात इंग्लिश में इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडलीय, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसी को कहते हैं। तो यहां पर देखिए, गैसों के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला जो बल होता है वायु दाब होता है। समझने की बात करिएगा कि जैसे ये आपकी एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं इस तरीके से, जो है कि पेड़ पौधे वगैरह तमाम चीजें हैं, इस तरीके से इमेजेस देखते हो, और इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है, इसके चारों तरफ एक वायु का गोला है जो वायुमंडल है एक तरीके से, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं, वायुमंडल, समताप मंडल, ये सब। तो इनके द्वारा पृथ्वी पर एक बल लगाया जा रहा है, और वो वायु के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए इसको वायु दाब कहते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लाइन टू लाइन अच्छे से समझ के चलोगे तो आप जो भी किताब पढ़ते हो ज्योग्राफी के लिए, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या महेश बणवाल जी की पढ़ रहे हो, या परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो, या दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ रहे हो, या विजन आईएएस की पढ़ रहे हो, किसी भी बुक को पढ़ रहे होगे, ठीक है, ये लगभग सारी बुक्स मैंने देख रखी हैं, उन सभी का ये निचोड़ है। आपको किताबें जो है कि पढ़ के अगर नहीं समझ में आ रही है, तो यहां से अगर आप चीजों को पढ़ते हुए चलोगे तो एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट होगी कि हाँ, किस तरीके से हम एक एक टॉपिक के साथ पृथ्वी के अध्ययन को आगे लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि दो प्रकार के दाब लगते हैं। पहला, हमारे वायुमंडल में क्या, एक तो वायु होती है, तो वायु के द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, या इंग्लिश में हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा एक जलवाष्प का दाब होता है। ध्यान से समझना, जलवाष्प का। आप अक्सर सुनते होंगे कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, मैंने पढ़ाया भी था ज्वालामुखी के चैप्टर में बहुत डिटेल से, कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है यानी कि वोल्केनिक एरप्शन होता है, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और साथ ही साथ जलवाष्प का भी उत्सर्जन होता है। या फिर आपने ये भी नॉर्मली पढ़ा होगा कि जब धूप निकलती है तो वाटर बॉडीज का इवेपोरेशन होता है, अर्थात क्या होता है, वहां पे वाष्पीकरण होता है, और वो वाष्प के रूप में जल की बूंदें ऊपर जाके वायुमंडल में एकत्रित हो जाती हैं। या फिर मैंने जब ह्यूमिडिटी चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले 2 लेक्चर्स में, तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से वर्षा करने के लिए पानी का भाप में बदलना जरूरी है, वो एक जलवाष्प होगी। और ये भी आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत कि कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि जलवाष्प उतनी हानिकारक नहीं होती है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे या ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में। इसका मतलब हो गया कि हमारे वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदों की एक भाप की लेयर बनी हुई है, तो उसके द्वारा भी तो हमारे ऊपर एक दाब लगाया जाएगा। तो एक तो हो गया वायु, ठीक है, गैस के रूप में, और एक हो गया हमारा जल का वाष्प अर्थात जलवाष्प। तो जलवाष्प के द्वारा जो दाब लगता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। हालांकि हम जब प्रेशर की स्टडी करते हैं तो सामान्यतः हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टडी करते हैं, हम जलवाष्प दाब का कोई खास रोल नहीं होता है, या यूं कहें कि इसे नेगलेक्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वायुमंडलीय दाब, क्योंकि यही चीजें आपको निर्धारित करती हैं कि आप अगर समुद्र तल पे हो, मैदानी क्षेत्र में हो, पठारी क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हो, या पहाड़ से भी ऊपर आप वायुमंडल में जा रहे हो हवाई जहाज में बैठ के, तो आप पढ़ते होगे ना कि वायुमंडल में जब हम जाते हैं हवाई जहाज में बैठ के, तो हमारे कैसे हमारे शर्ट में पेन जो लगा होता है वो पेन अपनी इंक को फेंक देता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, या जो भी है। तो इस चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कि वायु दाब अधिक होगा जहां पे वायु की सघनता होगी। सिंपल सी बात है, जहां पर वायु अधिक होगी। अब वायु कहां पे होगी? आपने 2 शब्द पढ़े होंगे दोस्तों, एक शब्द होगा सघन और एक होगा विरल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहली बार बिगनर के तौर पे इस क्लास पे आए हो। अगर आए भी होगे तो भी आप कुछ ना कुछ तो सेल्फ स्टडी करते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हो। तो सघन और विरल का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है जहां पे किसी वस्तु का या किसी वायु का या किसी हवा का संकेंद्रण होता है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो उसे हम कहते हैं सघन। और विरल का मतलब होता है जहां पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर मैं ठोस वस्तु की बात करूं, तो जैसे गेंद अगर मैं कहूं, एक बॉल की बात करूं, तो ये ठोस है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये अणु जो हैं, वो इसी छोटे से एरिया के अंदर पूरे एक तरीके से सिकुड़े हुए हैं, यानी आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब हो गया ये विरल माध्यम हो गया। कैसा हो गया? विरल हो गया। और सघन का मतलब बहुत ज्यादा संकेंद्रित है, यानी कॉन्सेंट्रेट है ये। तो अब यहां पर आपको अध्ययन समझ में आ रहा है कि वायु दाब सबसे अधिक कहां पे लगेगा? जहां पे वायु की सघनता अधिक होगी। आपके दिमाग में आएगा कि सर, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर लगने वाला जो वायु है वो तो वायु दाब तो लगभग बराबर होगा हर जगह।
लेकिन यहाँ पे एक अंतर आ जाएगा। आप समुद्र तल पे हो तो सबसे अधिक वायु दाब वहां लगता है। अगर आप थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में आते हो, तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पे हल्का कम हो जाता है। अगर आप पठारी क्षेत्रों में जाओगे या पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो धीरे धीरे यहाँ पर वायु दाब कम होता जाता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, समझने की बात है। यहां पर आप देखोगे एक डायग्राम मैंने बना रखा है। मैं जरा पेन चेंज कर लूं, पेन का कलर यही सही है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये समुद्र बना रखा है मैंने, एक तरीके से वाटर बॉडीज बना दी। अब समुद्र के पास जैसे ही आप पाते हो तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है एक मैदानी क्षेत्र के रूप में। फिर थोड़ा सा आप ऊपर उठते हो तो हमें पठार देखने को मिलता है। और अच्छा, हम भारत का स्टडी कर रहे हैं मेन रूप से, तो हम भारत की बात करेंगे। हालांकि दुनिया के हर देशों में समुद्र के किनारे लोकेशन लगभग यही है, समुद्र होगा, फिर तटीय क्षेत्र होंगे थोड़े से, फिर उससे ऊपर बढ़ने पर हल्के पठार देखने को मिलेंगे, और पठार से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे पर्वत। ठीक है, फिर पर्वत से आप नीचे उतरोगे तो फिर वही सेम रीजन हो जाएगा, पठार, फिर यहाँ पे मैदानी क्षेत्र, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ समुद्र के वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएगी। तो सेम लगभग लोकेशन है। अब देखिए, वायुमंडल अगर आप पे ऊपर, मतलब जो वायु है वो दबाव लगा रही है, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से नीचे समुद्र पे ज्यादा लग रहा है। फिर धीरे धीरे जो है कि मैदानी क्षेत्र में हल्का कम होती जा रही है, क्योंकि एरो की जो लंबाई है वो ये बता रही है कि वायु दाब कितना अधिक लग रहा है कहां पर। फिर पठारी क्षेत्र में ये एरो की लंबाई छोटी होती जा रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल भी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी आप पृथ्वी पर स्टडी करोगे तो मान लीजिए कहीं पे एक पहाड़ है, कहीं पे एक पठार है, थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र है, इस तरीके की चीजें हैं, नीचे होती गई, तो अब यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब लगेगा वो पर्वत पे तो केवल इतना ही ऊपर तो लगेगा, फिर पर्वत पे आके रुक जाएगी ना वो वायु का दाब। लेकिन वो जैसे जैसे पठार की ओर आएगा, स्थल खंड की ओर आएगा तो लंबा होता जाएगा एरो। इसका मतलब है कि सबसे अधिक जो है कि दबाव कहां लग रहा है? समुद्र के तल पे। कंपैरिजन के तौर पे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वायुमंडल का दाब किस पर लगता है, तो आप कह सकते हो कि सर समुद्र तल पर लगता है या फिर तटीय क्षेत्रों में, और सबसे कम कहां पे लगेगा? पर्वत पे या पहाड़ों पे। इसीलिए आप देखोगे जैसे जैसे आप पर्वतों पर चढ़ना शुरू करते हो, चाहे आप किसी माउंटेनिंग हिल पर जा रहे हो या वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हो या कहीं पर भी घूमने जाते हो हिल स्टेशन पे, तो जैसे जैसे आप माउंटेन को चढ़ते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायु का दाब लग रहा है उस वायु दाब में आपकी नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है, जिनॉन भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन हमारी बॉडी किसके लिए कंफर्टेबल है? ऑक्सीजन के लिए कंफर्टेबल है। जैसे जैसे आप ऊपर के पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, इसीलिए पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनकी बॉडी उस वातावरण के साथ अनुकूल हो चुकी होती है, अनुकूलित हो जाती है, तो वो लोग कम ऑक्सीजन पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन हम और आप अगर मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं जिसको अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की आदत रही है, वो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्र में 1 से 2 दिन के बाद ज्यादा नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसकी सांस फूलने लगती है। सांस फूलने का मतलब क्या हुआ? आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है। तो सीधा आप देख रहे हो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ इंसिडेंस है क्या कि आप मैदानी क्षेत्र में हो तो इजीली आप रह ले रहे हो और आपकी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल रही है। जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों पर जा रहे हो आपको क्या हो रहा है? मात्रा कम होती जा रही है। और इसीलिए अब यहाँ पे देखो जो मैंने डिटेलिंग लिखी है कि वायु दाब कहां पर अधिक होगी? जहां पे वायु की सघनता अधिक होगी, और पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः वायु की सघनता कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है कि जिससे सतह की ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी, यानी कि धीरे धीरे आप अगर ऊंची सतह पर बढ़ते जाओगे, मैदानी क्षेत्र से पठार, पठार से पर्वत की ओर बढ़ोगे, तो वायु की सघनता में कमी आएगी और वायु दाब में भी फाइनली फिर कमी आएगी। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, इसी वजह से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडल क्या होता है? विरल होता है, क्योंकि वहां पे वायु दाब कम होता है। और वहां पे वायु दाब जो है कि कम होता है, जबकि समुद्री सतह पर समस्त वायुमंडलीय परतों के द्वारा लगने वाला जो दाब होता है वो सर्वाधिक होता है। तो सबसे अधिक दाब कहाँ लगता है और सबसे कम दाब कहाँ पे लगता है, ये इसलिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वायु दाब के चैप्टर्स में जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे, चक्रवात को पढ़ेंगे, या फिर वर्षा के लिए जो वायु की दिशाओं को पढ़ेंगे, तो उस समय इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। और हालांकि अगर आप ये मान लो पीडीएफ लिए भी होगे, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस पीडीएफ को परचेज भी,
क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए उन्होंने परचेज भी किया है। तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी मैं क्लासेस कराऊंगा ये पूरी क्लासेस देखते चलना, और आपके नोट्स में इतनी जगह जरूर होगी कि आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पढ़ाते समय कुछ ना कुछ चीजें और एक्स्ट्रा एड ऑन करता चलता हूँ, चीजों को करंट से जोड़ते हुए चलता हूँ, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो आते हैं पीवाईक्यूज में मुझे याद आ जाते हैं तो मैं उन चीजों को बता देता हूँ वहां पे। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ कनेक्ट करके अपना लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से समझना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, और इसी तरीके से मैं इकोनॉमिक्स को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, तो ये सारे सेगमेंट लगभग मैं कराऊंगा आपको जीएस के, और इससे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ आरओ का प्रीलिम्स और मेंस बहुत ही बेहतर हो जाएगा, और आपका काफी एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ताकि आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर आपने इन चीजों को समझ लिया। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि जलवाष्प के दाब की बात भी वही करेंगे भाई, वहीं पर तो जलवाष्प का दाब अधिक रहेगा जहां पे जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, लेकिन अगर मैं जलवाष्प के दाब में और वायु दाब में एक अंतर करूं तो ये देखोगे कि हमेशा इनवर्स रिलेशन बनाता है, अर्थात कि जहां पर वायु दाब अधिक होगा, अर्थात सिंपल सी बात है, जहां वायु अधिक होगी वहां पे जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जहां पे जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी वहां पे वायु की मात्रा कम होगी, क्योंकि वायु गैस है और जलवाष्प क्या है तो गैस, लेकिन उसमें वाटर बॉडीज यानी कि जो पानी है उनके मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको जलवाष्प के रूप में जाने जाते हैं। तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से आप कह सकते हो कि जहां पे वायुमंडल के परत की मोटाई अधिक होगी वहां पर वायुदाब अधिक होगा, और उस जगह पे जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो ये दो रीजन आपको समझ में आ गया कि वायुमंडलीय दाब हमें कैसे समझना है। इसीलिए आगे आप देखोगे कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा लगने वाला प्रति इकाई क्षेत्र में जो बल होता है उसे हम जलवाष्प कहते हैं। हालांकि यह एक हल्की गैस होती है, इसीलिए समान तल पर वायु दाब ज्यादा होता है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इनवर्स रिलेशन बना रहा है। समान तल का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं आपके ऊपर, अगर आप एक स्थल खंड पे हो और आप वहां पे रह रहे हो, आसपास मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक समान तल पर हो। ऐसा नहीं है कि आप मैदानी क्षेत्र पे हो आज और 1 घंटे बाद आप पहाड़ी क्षेत्र पे चले जाओगे। तो समान तल पे अगर आप बात करोगे कि आपके ऊपर कौन सा बल ज्यादा लगेगा, तो वायुमंडल का बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि वायु हमेशा ड्राई होती है, सूखी होती है। और यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक फिनोमेना एक तरीके से कह सकता हूं मैं, या विरोधाभासी। आप कहोगे सर वायु सूखी हुई है और जलवाष्प में गीलापन है, यानी कि जल है जो कि भारी है, तो दाब हमारे ऊपर वायु का कैसे, जलवाष्प का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वायु की ज्यादा क्वांटिटी होती है, इस वजह से वायु का दाब जो होता है वो हमारे ऊपर ज्यादा लगता है, जलवाष्प का मात्रा जो होती है कम होती है। इसीलिए समतल भूमि पर आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु द्वारा लगने वाला दाब अधिक होता है। समझ में आ गया। अब आर्द्र वायु एक वर्ड आता है, जैसे 2 शब्द होते हैं दोस्तों, ये कुछ बेसिक शब्द हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, ठीक है, और आर्द्र का मतलब होता है वेट। वेट मतलब गीली। जो गीली हवा का मतलब क्या होता है, आर्द्र वायु का मतलब क्या हो गया, वो गीली कब होगी, जब मान लेते हैं कि वाष्पीकरण हो रहा था, धूप जो है कि बहुत ज्यादा थी और वहां पे वाटर बॉडीज का इवापोरेशन हो रहा था, तो वो जलवाष्प के रूप में बूंदे ऊपर हवा में थी, और जैसी एक वायु महासागरों के ऊपर से बहते हुए जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वहां पे जलवाष्प के कनेक्ट में आने से, यानी कांटेक्ट में आने से वो एक आर्द्र वायु का रूप ले लेती है, क्योंकि जलवाष्प की बूंदें उसमें शामिल हो जाती हैं। जबकि वहीं पर अगर जलवाष्प के पास कोई मतलब एयर नहीं जा रही है, तो वो एक तरीके से सूखी हवा चल रही है, जिसको हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। तो ध्यान से समझ लो कि आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु ज्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए वो चक्रवात हो, जेट स्ट्रीम हो, या फिर संवहनी धाराएं हो, या फिर लू हो, गर्मी की हवाएं हो, और इसी वजह से आप देखोगे जो गर्मी में हवाएं लगती हैं वो ज्यादा नुकसानकारी होती हैं, बल्कि जो नॉर्मल मौसम में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में जो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, उनकी अपेक्षा गर्मी में चलने वाली हवाएं ज्यादा नुकसानकारी होती है, क्योंकि वो ज्यादा हम पर जो है कि दबाव लगाती हैं और हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु द्वारा लगने वाला दाब अधिक होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे एक शब्द और आता है, मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, मतलब कि टर्म्स की बात कर रहा हूं, जो आपको देखिए जो जो चीजें मेरे को आगे बतानी है उनके बारे में मैंने पहले से यहां पे नोट डाउन कर रखा है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों,
अगर आप पढ़ रहे होगे ज्योग्राफी चाहे कहीं से भी, तो आपने एक शब्द सुना होगा आरोहण, सुना है, और अगर एक सुना होगा अवरोहण। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, जब आपने यूपीएससी प्रीलिम्स या पीवाईक्यूज देखे होंगे मेंस वगैरह के, या फिर आपने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस का पीवाईक्यूज देखा होगा या आरओ एरो का, तो आपने कई बार ऐसे प्रश्नों को देखा होगा कि वायु का आरोहण या वायु का अवरोहण। तो आरोहण का मतलब क्या होता है, अवरोहण का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आरोहण का मतलब होता है जब वायु ऊपर की ओर चढ़ती है, और अवरोहण का मतलब होता है जब वायु नीचे आती है। अब ये कहां से चढ़ती है और कहां से आती है, इसका सीधा संबंध होता है कि हमारे पृथ्वी की बात हो रही होती है, हमारे पृथ्वी की बात हो रही होती है। जैसे अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ की ओर अगर कोई वायु आ रही है वायुमंडल से, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक अवरोहण की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अवरोहण की। लेकिन अगर हमारे पृथ्वी से कोई वायु वायुमंडल की ओर जा रही है इस तरीके से, तो उसे हम कहेंगे कि ये आरोहण की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, आरोहण की। और इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका कहीं पर हाई प्रेशर बनता है और कहीं पर लो प्रेशर बनता है। लेकिन ये दोनों प्रेशर हमें स्टडी करनी है कहां पे, जहां पे भी वायु का संकेंद्रण होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि आरोहण की क्रिया में आप देख रहे हो कि अधिक से अधिक वायु नीचे आ रही है, ठीक है, सॉरी, अवरोहण की क्रिया में अधिक से अधिक वायु नीचे आ रही है। तो वायु का जहां पे संकेंद्रण होगा वहां पे उच्च दाब बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि वायु दाब वहीं पर अधिक होगा जहां पे वायु की सघनता अधिक होगी। और यहां पर आप देख रहे हो अवरोहण की प्रक्रिया में वायु की सघनता ज्यादा हो रही है। इसका मतलब हो गया हाई प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एचपी, हाई प्रेशर अर्थात उच्च दाब हो गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं कि पृथ्वी से अवरोहण की प्रक्रिया ज्यादा हो रही है, अवरोहण की प्रक्रिया का मतलब वायु सबसे अधिक कहां जा रही है, ऊपर में जा रही है, क्षोभ मंडल में जा रही है, समताप मंडल में जा रही है। तो पृथ्वी की इस सतह पर, पृथ्वी की इस सतह पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्यों, निम्न दाब बनेगा, निम्न वायु दाब, क्योंकि यहां पर जो हवाएं थी वो ऊपर जा चुकी हैं और यहां का एरिया खाली हो गया या वैक्यूम बन गया, या यूं कहें कि यहां पे दाब कम हो गया। और ये दाब कहां पर शिफ्ट हो गया, क्षोभ मंडल में, जहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया थी, आरोहण प्रक्रिया थी। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर ही मेनली स्टडी करते हैं कि कहां पे लो प्रेशर बन रहा है, कहां पे हाई प्रेशर बन रहा है। इज इट क्लियर। अब इसी तरीके से आप देखोगे कि जब मैं पृथ्वी की बात करूंगा आगे चल के कि 0 डिग्री पे कैसे लो प्रेशर बनता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। 30 डिग्री पे कैसे हाई प्रेशर बनता है, फिर चाहे वो साउथ का 30 डिग्री हो या फिर नॉर्थ का 30 डिग्री हो, फिर 60 डिग्री पे कैसे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, और फिर कैसे 90 डिग्री पे हाई प्रेशर बनता है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, जो आपके डाउट होते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई और भी डाउट है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहां पे मैं रिप्लाई करता हूं, सारे कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूं जो जेन्युइन होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आप मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी स्टडी से रिलेटेड आप वहां पे क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे भी मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझते हुए चलनी पड़ेंगी। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आराम आराम से समझाऊं, लेकिन चीजों को जो है कि क्लियर करते चलो। क्योंकि कहा जाता ना, बार बार स्टडी करो और अच्छे से करो, भागते हुए स्टडी मत करो कि मैराथन एकदम पकड़ रखी मिल्खा सिंह की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी जल्दी सर पढ़ा दो। अगर जल्दी जल्दी पढ़ना है तो मेरे भाई मैं अभी कह रहा हूं कि आप वीडियो को स्किप कर दीजिए और आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जहां पर आपको कोई पढ़ा रहा हो और जल्दी पढ़ा रहा हो और अच्छा पढ़ा रहा हो, ठीक। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपके हर एक छोटे छोटे डाउट्स को, हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर वो चीजें डाउट रह गई तो ये मान के चलो कि एग्जाम में अगर वो प्रश्न आ गया ना तो आप नहीं कर पाओगे, दुविधा में रह जाओगे, डाउट में रह जाओगे, फिर कहोगे सर कंफ्यूजन हो गया प्रश्न देख के, जबकि पढ़ा हुआ प्रश्न था। तो ये चीजें मुझे नहीं करनी, मुझे आराम आराम से चलना है। यहां पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी की सतह है, ये एक पृथ्वी की सतह है, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक। क्या कहा जा रहा है, ये एक पृथ्वी की सतह है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक अर्थ हो गई, अर्थ की सतह हो गई। और ये जो ऊपर की सतह दिख रही है ये किसकी है, चलो इसे मैं मान लेता हूं क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को मैंने इसे मान लिया। अब यहां पर पृथ्वी से अगर किसी वायु का आरोहण हो रहा है, आरोहण होने पर आप देखोगे
कि पृथ्वी से जब किसी वायु का आरोहण हो रहा है तो क्या हो रहा है, पृथ्वी ऊपर जा रही है वायुमंडल में, तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे क्या बन गया दोस्तों, लो प्रेशर बन गया। और वो वायु जो ऊपर जाके एकत्रित हो रही है वहां पे उसने क्या बना दिया, हाई प्रेशर बना दिया। इसी तरीके से पृथ्वी के एक दूसरे छोर पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 0 डिग्री लिख देता हूं और यहाँ पे अगर 30 डिग्री लिख देता हूं तो इसके पीछे एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है, जो भी 30 डिग्री से हवाएं जो आती हैं 0 डिग्री की ओर, या फिर साउथ के 30 डिग्री से जो हवाएं आती है 0 डिग्री की ओर, ये हवाएं आपस में अभिसरण करती हैं। यानी दोनों हवाएं आपस में जब टकराती हैं आमने सामने, तो टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। आप कहोगे सर नीचे क्यों नहीं गई, मेरे भाई नीचे कैसे जाएगी, नीचे तो पृथ्वी हमारी ठोस है ना। इस तरीके से पृथ्वी हमारी ठोस है तो पृथ्वी के अंदर थोड़े जाएगी हवा, जब तक आप उसमें खुदाई नहीं करोगे, ड्रिलिंग नहीं करोगे, तो सामान्यतः हवाएं क्या होती हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती हैं। अर्थात वायु के आरोहण जहां पे हो रहा है वहां पे वायु की सघनता कम हो रही है और वायुदाब कम हो रहा है, जिसको हम लो प्रेशर कहते हैं, और इस घटना को हम वायु का अभिसरण भी कहते हैं। तो वायु का अभिसरण का मतलब हो गया कि वायु आपस में टकराती है और उसके बाद वायु ऊपर की ओर निकल जाती है। हालांकि यही प्रक्रिया टेक्टोनिक प्लेट में भी थी, मैंने आपको बताया था कि अभिसरण के दौरान कैसे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट नीचे की ओर सबडक्शन कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए चली जाती है, क्योंकि वो ठोस अवस्था होती है, जबकि हवाएं तो एक गैस की अवस्था में होती है और इसीलिए वो ऊपर की ओर जाती हैं। तो जहां पर भी जाके वो एकत्रित हो रही है वहां पे उन्होंने हाई प्रेशर बना दिया। अब यहां पर देखो, हाई प्रेशर होने का मतलब है जहां पे गैस ज्यादा हो गई, अर्थात जहां पे वायु ज्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, रिलीज होगी। इसका सीधा आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको लगेगा सर कैसी आप वर्गल बात कर रहे हो, लेकिन जो ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडीज का हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी में भी कब्ज बनती है, गैस बनती है, तो क्या होता है, वो गैस आपके पूरे शरीर के अंदर घूमती रहती है। कहीं चेस्ट में पेन करेगी, कहीं हार्ट में पेन करेगी, कहीं पेट में पेन करेगी, कभी कभी हाथों में पेन करने लगती है। तो आप भी चाहते हो किसी प्रकार से गैस बाहर निकल जाए, तो दो तरीके हैं। या तो गैस जो है कि क्या होगी, क्योंकि आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन चुकी है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। या तो वो गैस जो है कि मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाए, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं डकार करना, डकार लेना, या फिर वो आपके एनस के माध्यम से पीछे से निकल जाए, जिसको हम लोग कहते हैं फाट मारना। तो सिंपल है कि गैस जहां पे एकत्रित हो रही है वहां से वो दूसरी तरफ भागेगी, कहीं ना कहीं वो किस जगह जाएगी, जहां पे खाली एरिया होगा। सेम वैसा ही हाई प्रेशर में भी होता है, जहां कहीं भी हाई प्रेशर बनेगा तो वहां से गैसेस क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जहां पे लो प्रेशर का एरिया होगा। जहां लो प्रेशर का एरिया होगा वहां पे गैसें भरेंगी, क्योंकि हवा का सामान्यतः नियम होता है कि ये हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की ओर जाती है, क्योंकि जहां पे भाई बिल्कुल दाब नहीं है वहीं पर तो जाएगी। सिंपली बात समझिए, अगर मैंने इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाऊं, जहां पे पैसा अधिक है तो पैसा किधर जाएगा, हमेशा जहां पे पैसा कम होगा। हम लोग बैंक से पैसा लेने जाते हैं, बैंक हमसे लेने आता है, हम लोग बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा है और हमारे पास कम है, तो बैंक से पैसा क्या हुआ, हमारे पास आ गया। सेम वही बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इस दौरान क्या होता है, जब हवाएं एक जगह से दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अपसरण की घटना, अभिसरण नहीं, अपसरण की घटना कहते हैं। अर्थात इसको हम कर सकते हैं डाइवर्जेंट होना। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसरण, जो एक जगह एकत्रित होना। तो डाइवर्जेंट का मतलब हो गया कि वायु का अवरोहण होता है, क्योंकि जब ये हवाएं यहां पहुंची हैं तो यहां से ये नीचे उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, यहां से नीचे उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, तो एरो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जहां पर भी नीचे उतरेंगी वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको चीजों को समझना है, एकदम से दिमाग में मत बैठाओ कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैसे जाएंगे। माना कि ज्योग्राफी एक इमेजिनरी सब्जेक्ट है, जितना आप इसे इमेजिन करोगे, जितना आप इसको माइंड में क्लियर करते हुए चलोगे, इमेजिन करते हुए, उतना ही बेहतर समझ में आएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी से जो है कि अब आप जो है कि सोचना शुरू कर दो। आपको बस मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, चीजें हर एक छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलनी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वायु का क्या हो रहा है दोस्तों, अवरोहण हो रहा है, अर्थात वायु क्या हो रही है, नीचे आ रही है, और जहां भी नीचे आएगी वहां पे वायु क्या होगी, एकत्रित होगी, तो हाई प्रेशर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, और इस वजह से वायु दाब बढ़ेगा। तो आपको पढ़ना है पृथ्वी पे मुख्य रूप से, तो एक लो प्रेशर आप पृथ्वी पर देख रहे हो और एक जगह हाई प्रेशर देख रहे हो। लो प्रेशर का मतलब वायु आरोहण हो रहा है, अर्थात वहां से वायु ऊपर गई, इसलिए वहां पे लो प्रेशर बन गया, इसको हम वायु का अभिसरण कह रहे हैं। और जहां पर भी वायु नीचे उतर के आई है, अर्थात वायु का अवरोहण हो रहा है, तो वो वायु दाब बढ़ा रही है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इस वायु दाब को निर्धारित करने में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और यहीं पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से आपके पृथ्वी पर जो इस प्रकार का वायु दाब आप अक्सर पढ़ते हो कि सर हमने तो पढ़ा है 0 डिग्री पर लो प्रेशर, फिर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे लो प्रेशर, फिर ध्रुवों पे जो है कि 90 डिग्री पे हाई प्रेशर। तो ये प्रेशर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो इनके बारे में चीजें आपको आज क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। तो यहां पर आप देखोगे कि वायु दाब को निर्धारित करने में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, लेकिन उनमें 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर, क्योंकि कहां पर जो है कि लो प्रेशर बनेगा, कहां पे हाई प्रेशर बनेगा, ये तापमान से बहुत अधिक निर्धारित होता है। मैं अगर कहूं कि जिस जगह पे तापमान अधिक होगा, कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, गर्म होके क्या होगी, हवा के रूप में बदलेगी। जैसे अगर मैं किसी जगह पे पानी को गर्म करूं तो पानी क्या होगा, गैस के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यानी तापमान जो है कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन करना, पृथ्वी का घूर्णन करना। अब जब पृथ्वी का घूर्णन एक दूसरा पैटर्न आ जाएगा। और तीसरा होता है जलवाष्प की मात्रा। हालांकि मैंने इसको पहले लिखा है नगण्य या कम महत्वपूर्ण, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि वायु दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक पढ़ना है, जलवाष्प की मात्रा को नहीं पढ़ना है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अब इन 2 चैप्टर्स पे यानी 2 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वायु दाब को निर्धारित करने के कारक हो सकते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मैं टॉपिक को आगे लेकर चल रहा हूं, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि सर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यही चीजें क्या होता है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में जब प्रश्न बनता है या फिर आपके मेंस की अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जब प्रश्न पूछा जाता है, अब सीधे प्रश्न नहीं पूछेगा कि वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में व्याख्या करो। ये पैटर्न आपका 1990-95 में ऐसे था। लेकिन अब क्या होता है कि वायु दाब को निर्धारित करने में तापमान की सर्वाधिक भूमिका होती है। पृथ्वी के घूर्णन से तापमान कैसे प्रभावित होता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। चीज वही है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो यहां पर आप मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पता होगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको इस तरीके से फ्रेमिंग की हुई, डिटेलिंग की हुई चीजें नहीं मिलेंगी। और जनरली जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं वो तभी रिवील होते हैं मार्केट में जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और आप उनके सेलेक्ट होने का अगर वेट कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत पीछे हो जाओगे। और इसी वजह से मैंने अपने नोट्स की जो है कि माध्यम से आप लोगों को टॉपिक को एनालिसिस करने का प्रयास किया, बहुत ही ईजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मेंस के भी नोट्स में लेकर आने वाला हूँ, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली जैसी आंसर राइटिंग करनी होती है ना, वैसे ही नोट्स आपको मिलेंगे। मैं पूरा डिटेल से तैयार कर रहा हूं और बहुत ही कम कम पेजेस में रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के। GS1 के भी अलग से रहेंगे, GS2 के अलग रहेंगे, ऐसे करके बहुत लिमिटेड पेजेस में रहेंगे और सारे टॉपिक उसमें कवर होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो या फिर यूपीपीसीएस का सिलेबस हो या फिर अदर स्टेट के पीसीएस के सिलेबस हो। बहुत ही डिटेल से उसको जो है कि मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहां पर अगर हम तापमान की बात करते हैं, तापमान की, तो यहां पर 2 घटनाएं लिखी हुई हैं, शांत वायुमंडल, शांत वायुमंडल। अब आप कहोगे कि सर ये शांत वायुमंडल दोनों तरफ अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही में लिख लेते। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे डायबिटिक तापीय परिवर्तन लिख रहा है और एक जगह लिख रहा है एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन। पिछली क्लासेस में मैंने बता रखा है, जब मैं ह्यूमिडिटी की क्लास करा रहा था, यानी कि लेक्चर नंबर 10 या 9 होगा या फिर 11 होगा, जिसमें मैंने बताया था कि एडियाबेटिक गर्मी के समय काम करता है, क्योंकि एडियाबेटिक शीतलन से ही वर्षा की मात्रा जो है कि मतलब वर्षा के लिए जो आदर्श परिस्थितियां होती है वो तैयार होती हैं और फिर वर्षा होती है, रेन होती है। लेकिन डायबिटिक के लिए मैंने बताया था कि ये सर्दियों में कोहरे का निर्माण करती है। अर्थात अगर डायबिटिक चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सर्दियों की बात हो रही है। सर्दियों में ही डायबिटिक जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं और गर्मियों में या वर्षा के समय एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन होते हैं। और दोनों समय जो है कि शांत वायुमंडल हो सकता है। शांत वायुमंडल का मतलब किसे समझते हो आप? अब यहां पर आप सबसे पहले गर्मियों के समय में देखेंगे एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन। एडियाबेटिक क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल से जानकारी मैंने आपको पिछली क्लासेस में दे रखी है। अगर आप बिगिनर हैं या पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, आज की क्लास को, तो इससे पहले जाके पहले पुरानी क्लास देख लो जिसमें वर्षा के बारे में मैंने डिटेल से बताया, तो वहां पर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि एडियाबेटिक तापीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है,
गर्मी में दो कंडीशन होंगी, हालांकि जाड़े में हो चाहे गर्मी में हो, दोनों समय जो है कि दो कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? एक तो वायु का आरोहण हो रहा होगा। अब वायु का आरोहण का मतलब आप समझ गए कि पृथ्वी से वायु कहां जा रही होगी? ऊपर की ओर जा रही होगी। या फिर दूसरा हो रहा होगा वायु का अवरोहण, वायु का अवरोहण जो कि पृथ्वी पे क्या हो रही होगी? वायु आ रही होगी नीचे की ओर। दो ही कंडीशन तो होंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये मैंने एक अर्थ बना दी, ठीक है, ये मैंने एक अर्थ बना दी है, और इस अर्थ से अगर हवाएं जो है कि ऊपर की ओर जाएंगी, हवाएं जो है कि ऊपर की ओर जाएंगी, तो इस तरीके से उनके वायुमंडल में यानी कि एक प्रसरण होगा कि नहीं होगा? प्रसरण का मतलब होता है कि उनके आयतन में वृद्धि होना। अर्थात वायु क्या है? गैस क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स तो हैं। जैसे जैसे वो खुले वायुमंडल में जाएंगी, पृथ्वी से नजदीकी कम करेंगे, यानी कि पृथ्वी से दूर होती हुई जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, तो उनके आयतन में क्या होगा? एक वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि। और ये आयतन लगातार बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब हो गया वायु प्रसरण हो रही है और वायु के आयतन में वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्थल खंड पे क्या परिणाम देखने को मिलेगा? स्थल खंड पे क्या परिणाम देखने को मिलेगा? आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कि कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। किसका? वायु का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। तो वायु का टेम्परेचर कम होता है, वो क्यों जाएगा? क्यों जाएगा भाई? क्योंकि आपको पता है कि स्थल खंड से ऊपर जाने पे क्षोभ मंडल में आपका तापमान कम होता जाता है। ये तो बात पता है, मैंने ह्यूमिडिटी में भी पढ़ाया था कि कैसे वायुमंडल में जो ये हवाएं जो ऊपर जाती हैं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है एडियाबेटिक शीतलन। डायबिटिक शीतलन, शीतलन का मतलब क्या होता है? कूलिंग होना, यानी कि ठंडी होना। तो वायु ठंडी होते हुए जा रही है ऊपर जाने पे, और उसका टेम्परेचर गिर रहा है, और स्थल खंड पे क्या हो गया? लो प्रेशर बन गया, क्योंकि ये सारी की सारी वायु ऊपर चली गई। आरोहण होने पर स्थल खंड पे क्या परिणाम देखने को मिला? लो प्रेशर बन गया। वहीं अगर वायु का जब अवरोहण होगा, तो अब यहां पर आप देखो कि ये हमारे पास अर्थ इतनी है, चारों तरफ से जो है कि वायु इतनी फैली हुई है, जब वो पृथ्वी की ओर आ रही है तो छोटी होती जा रही है, यानी कि पृथ्वी पर आने पर वो संकुचित होती जा रही है। संकुचित होने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं अब ये वायुमंडल जो पहले ठंडी थी, ये धीरे धीरे पृथ्वी के संपर्क में आने पे इनका टेम्परेचर बढ़ गया, और पृथ्वी पर आने के साथ इन्होंने हाई प्रेशर बना दिया, यानी कि दाब भी बढ़ गया। तो यहां पर देख रहे हो आप अभी कि पहली चीज, अब ये क्या निर्धारित करेगी? हम क्या पढ़ रहे हैं? वायु दाब को निर्धारित करने वाले कारक। तो हमने देखा कि कुछ जगहों पे जहां पे आरोहण हो रहा होगा वहां पे तापमान या लो प्रेशर कम हो रहा होगा, जहां पे अवरोहण हो रहा होगा वहां पे तापमान और प्रेशर में वृद्धि हो रही होगी, यानी कहीं कहीं पे हाई प्रेशर बन रहा होगा, कहीं कहीं पे लो प्रेशर बन रहा होगा। तो किस प्रकार से 0 डिग्री 60 डिग्री पे लो प्रेशर बनता है, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर बनता है, ये सारी चीजें अभी हम और समझेंगे। तो क्लियर हो गया कि कहां लो प्रेशर बनेगा? जहां पे वायु का आरोहण होगा। और कहां पे हाई प्रेशर बनेगा? जहां पे वायु का अवरोहण होगा। दूसरा, अगर हम डायबिटिक शीतलन की बात करें, सर्दियों की बात करें, डायबिटिक हमेशा सर्दियों के लिए यूज होता है, तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो सिंपल आप समझिए कि ठंडियों में जब पृथ्वी के आसपास जो वायु है, ठीक है, पृथ्वी के आसपास जो वायु है, जब उस पे तापमान अधिक हुआ, यानी कि जब उस पे तापमान में वृद्धि हुई, सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दे दिए सर्दियों में। कहते हैं ना कि हे सूर्य भगवान आज दर्शन दो, क्योंकि 10 11 12 बजे तक कोहरा पड़ा हुआ है, पूरा रोड पे विजिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग जब कहते हैं सूर्य भगवान ने दर्शन दिया, और पृथ्वी के समीप जो वायु है, जो एयर है, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो गई। पृथ्वी के आसपास की वायु गर्म होनी शुरू हो गई, और जैसी वो गर्म होगी तो वायु हल्की होगी और धीरे धीरे जो है कि वो ऊपर के वायुमंडल में उठना शुरू कर देगी, जहां पे उसके आयतन में वृद्धि होगी। और जैसी वो वायु ऊपर जाने लगेगी तो फिर से आरोहण होगा, और पृथ्वी पर क्या होगा? लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। तो सर्दियों में भी लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ जब वो तापमान कम होने लगता है, यानी कि जब सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते हैं, तो वायु ठंडी रहती है, और वायु ठंडी रहने की वजह से वायु का संकुचन होता है, यानी कि आयतन होता है, तो यही वायु नीचे आने लगती है, यही वायु नीचे आने लगती है, जिसकी वजह से प्रेशर में वृद्धि हो जाती है। तो डायबिटिक शीतलन देख लो, चाहे एडियाबेटिक शीतलन देख लो, या डायबिटिक थर्मल चेंजेस देखो, या एडियाबेटिक थर्मल चेंजेस देखोगे, तो इन दोनों ही कंडीशन में लगभग सेम वही घटना घट रही है कि अगर वायु का आरोहण हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, वायु का अवरोहण हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूं केवल तापमान पर आधारित, अभी मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी के घूर्णन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल तापमान पे आधारित। तो भाई तापमान पे अगर आधारित हम बात करें, तो तापमान निर्धारित कर रहा है
कि एक तो सर 0 डिग्री पे लो प्रेशर बनेगा सर, और 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर में कमी आती है। ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, बल्कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 30 40 50 60 70 80 90 डिग्री तक अगर हम अक्षांशीय विस्तार कर रहे हैं, अर्थात अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री में अफ्रीका के आसपास हो या मेडागास्कर के आसपास हो, और ऊपर जैसे जैसे उठ रहे हो तो 8 डिग्री से भारत हमारा शुरू हो जाता है, भारत से और ऊपर जाओगे तो चाइना आएगा, चाइना से और ऊपर जाओगे रसिया, रसिया से और ऊपर जाओगे तो आर्कटिक सागर आएगा, आर्कटिक सी आएगा। तो यहां तक आप देखोगे तापमान में कमी आ रही है। और इसी तरीके से जब आप साउथ में जाने की बात करोगे तो आपका साउथ अफ्रीका हो गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आओगे अंटार्कटिका पे तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। तो टेम्परेचर में यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगी, कमी। तो हमने देखा कि जहां पे टेम्परेचर का मान अधिक है, जहां पे तापमान की वैल्यू अधिक है, वहां पर क्या हो रहा है कि जब तापमान अधिक हो रहा है, टेम्परेचर अधिक हो रहा है, तो वायु क्या हो रही है, गर्म होके हल्की हो रही है, और हल्की होने के साथ वायु का आरोहण हो रहा है, क्योंकि वायु ऊपर जा रही है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर का निर्माण हो जा रहा है जहां पे टेम्परेचर अधिक है। फिर से समझ लो मैंने क्या कहा दोस्तों, कि जहां पे टेम्परेचर अधिक है वहां पर क्या हो रहा है, वायु गर्म होकर हल्की हो रही है, और फिर वो वायु गर्म होकर हल्की होने के साथ आयतन में वृद्धि करते हुए वायु ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात वहां पे आरोहण हो रहा है। और जब आरोहण हो रहा है तो उस जगह स्थल खंड पे क्या बचेगा, लो प्रेशर बचेगा। इसका मतलब है कि 0 डिग्री पे तो लो प्रेशर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक है, लगातार सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन होता है ये, तो इस वजह से यहाँ पर वायु हल्की होती जाएगी, और हल्की होने के साथ वायु ऊपर की ओर उठेगी, और उसे हम आरोहण कहेंगे। तो इस तरीके से देखें तो 0 डिग्री पे लो प्रेशर होना चाहिए था, साथ ही साथ 90 डिग्री पे जहां पे तापमान बिल्कुल कम है वहां पे सारी की सारी वायु ठंडी होके सारी की सारी स्थल खंड पे ही आ जाएगी। इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होना चाहिए, और साउथ में भी हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता भी है कि हाँ सर 0 डिग्री पे तो लो प्रेशर हम देख ही रहे हैं, और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर देख रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से भाई 30 और 60 डिग्री वाला कैसे बन रहा है, 30 और 60 डिग्री वाला कैसे बन रहा है, वो तो तापमान पर निर्धारित नहीं हो रहा है, तापमान पे तो 3 ही हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यदि तापमान वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाने पे टेम्परेचर में कमी आने पर 0 डिग्री पे लो प्रेशर बनेगा, और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर आपका हाई प्रेशर बनेगा, और इस तरह केवल 3 तापीय जनित कटिबंध का विकास होगा। अब देखिए ज्योग्राफी के टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपकी आंसर राइटिंग कमजोर रहेगी। आप ज्योग्राफी में आप अगर इतिहास, राजनीति, इकोनॉमी वाले शब्द यूज करोगे तो वो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी के वर्ड यूज करने होंगे। तो 3 तापीय जनित यानी कि ताप पे आधारित कटिबंध बनने चाहिए। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा पे लो प्रेशर पढ़ते हैं, 30 डिग्री उपोष्ण कटिबंध पे हाई प्रेशर पढ़ते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पढ़ते हैं यानी लो प्रेशर, और 90 डिग्री पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पढ़ते हैं यानी हाई प्रेशर। सेम यही कंडीशन 30 डिग्री साउथ में भी हाई प्रेशर, 60 डिग्री साउथ में भी लो प्रेशर, और 90 डिग्री साउथ में भी हाई प्रेशर। तो ये बाकी जो 4 बेल्ट और बन रही हैं वो कहां से बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना कि टोटल 7 आदर्श वायुदाब कटिबंध बनते हैं। तो ये कैसे बन रहे हैं भैया, तो वही कह रहा है कि वास्तव में तो पृथ्वी की सतह पर 7 आदर्श वायुदाब कटिबंधों का विकास होता है, 7 जो प्रेशर बेल्ट होती है उनका विकास होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि तापमान के अतिरिक्त भी कोई और अन्य कारण भी है जो वायुदाब को निर्धारित कर रहा है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर कहां पर होगा। तो वो होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन। दूसरी कंडीशन आती है पृथ्वी का घूर्णन। अब जैसे अगर आप देखोगे यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे लो, और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर। ये एन का मतलब हो गया नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। फिर 30 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर, 60 डिग्री साउथ में लो प्रेशर, और 90 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर हो गया। तो अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो सिंपली देखो टेम्परेचर ने क्या किया, 0 डिग्री वाला निर्माण किया, 90 डिग्री वाला निर्माण किया नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में। लेकिन जब पृथ्वी घूम रही है, जब पृथ्वी अगर मान लीजिए ये है, पृथ्वी इस तरीके से रोटेशन कर रही है लगातार, तो जब हम रोटेशन करवा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कोरिलिस बल के साथ साथ एक अभिकेंद्री बल काम करता है, जो क्या करता है, कुछ हवाओं को घूमते हुए जो है कि अपनी दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। सिंपली है कि अगर आप कभी किसी बच्चे को हाथ में लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर क्या करते हो, झूला झुलाते हो, या बचपन में आपने भी गोल गोल लेके घूमा होगा, और देखोगे कई बार ऐसा होता है कि गोल गोल घूमते घूमते
आप पीछे पीछे घूम रहे हो, जबकि वो बच्चा आपसे पहले ही घूम जा रहा है, यानी उसके पैर वगैरह जो होते हैं वो आपके पीठ तक पहुंच चुके होते हैं। आप उसे सीधे पकड़ के खड़े हो, अपने सामने एकदम फेस टू फेस हो, और आप उसे पकड़ के घुमा रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है? घूमने के साथ जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, उसके पैर वगैरह को हमारे पीछे तक पहुंचा दे रहा है। इसका मतलब हमारे घूमने की वजह से उसकी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सेम वही हाल पृथ्वी पर भी है। जब पृथ्वी घूम रही है तो जो प्रेशर बेल्ट उसने निर्धारित किए 0 डिग्री, 90 डिग्री और साउथ और नॉर्थ में, तो यहां से जो हवाएं थी वो भी क्या हो गई, दूसरी डायरेक्शन में भी जाने लगी, यानी अपसरण और अभिसरण हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बाकी प्रेशर बेल्ट भी निर्धारित हो रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि 30 डिग्री से हवाएं जो है कि आने लगी 0 डिग्री की ओर, या ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि 0 डिग्री पे अगर सबसे पहले वायु का आरोहण हो रहा है तो भाई आरोहण का मतलब क्या होता है कि वायु ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद वायु ने यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, ये अपना अपसरण करके दूसरी जगह जा रही है जो साइड में लो प्रेशर है, और लो प्रेशर से हवाएं नीचे उतर के आ रही है, यानी कि क्षोभ मंडल से हवाएं नीचे पृथ्वी पर उतर के आई, और नीचे उतर के आने के बाद अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अपसरण करेंगी। अपसरण करने का मतलब ये एक तो 60 डिग्री की ओर भागेंगी और एक 0 डिग्री की ओर भागेंगी। इसी तरीके से ये भी 0 डिग्री की ओर भागेगी और ये भी 60 डिग्री की ओर भागेगी। इस वजह से यहां पर आप देखोगे कि 30 डिग्री पर दोस्तों जो लो प्रेशर मतलब क्षोभ मंडल से जो हवाएं नीचे आ रही हैं, तो जब हवाएं नीचे आ रही हैं इसका मतलब अवरोहण हो रहा है, और इसलिए अवरोहण की स्थिति में हाई प्रेशर बनता ही बनता है। और फिर जब 60 डिग्री की ओर ये हवाएं जा रही हैं तो 60 डिग्री पे हवाएं आपकी ध्रुवीय से भी आ रही है, 90 डिग्री से भी आ रही है, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, अवरोहण की जगह आरोहण बनेगा और हवाएं आपस में टकरा के ऊपर निकल जाएंगी, और इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो किसकी वजह से बना? पृथ्वी जब घूम रही थी तो 90 डिग्री से कुछ हवाएं चली 60 डिग्री की ओर। अब ये मत सोच लेना दोस्तों कि बाहर क्यों नहीं गई, अरे भाई पृथ्वी हमारे खुले वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो वो 90 डिग्री से उतरेगी तो 60 डिग्री की ओर ही तो आएगी, चाहे वो आगे से सोच लो चाहे पीछे से सोच लो। जैसे अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 90 डिग्री है, तो वो हवा जब उतरेगी तो या तो इधर से उतरेगी या वो पीछे साइड से उतरेगी तो उसी 60 डिग्री पे ही ना। अब ऐसा थोड़े कि 90 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं गए, ये तो मैंने कागज पे डिजाइन बना रखा है। एक्चुअल वैल्यू तो जो है कि आपकी पृथ्वी गोल है अगर, यानी कि जियोइड स्थिति में है, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, तो वहां पे 90 डिग्री से नीचे ही तो हवाएं उतरेंगी, और इस वजह से ये हवाएं जब 60 डिग्री की ओर आई और 0 डिग्री से चलने वाली हवाएं जो ऊपर क्षोभ मंडल में जाके फिर वहां से 30 डिग्री की ओर आती है, हाई प्रेशर बनाती है, और 30 डिग्री से कुछ हवाएं 0 डिग्री की ओर जाती है, कुछ हवाएं 60 डिग्री की ओर जाती है, तो इसलिए यहां पर घूर्णन की स्थिति में 60 डिग्री और 30 डिग्री का प्रेशर बनता है। अब सातों कटिबंध के बारे में डिटेल से यहाँ पे समझ लो, फिर उसके बाद आज हम आगे टॉपिक को देखते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री पे अगर आपसे कोई पूछेगा लो प्रेशर क्यों बन रहा है, यूपीएससी सामान्यतः ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछती है, यूपीपीसीएस भी पूछता है, और आरओ भी कई बार ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इस बार का ट्रेंड काफी अलग था, कॉन्सेप्ट के आधार पर था, डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे प्रश्न बहुत ही कम थे। क्या क्या पूछ सकता है, जैसे टेम्परेचर के वृद्धि के कारण, यानी यहाँ पे 0 डिग्री पे सूर्य के तापमान में अधिक होने के कारण गर्म वायु का आरोहण हुआ, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर की ओर गई संवहनी तरंग के रूप में, वायु का ऊपर जाना और नीचे आना इसे हम संवहनी तरंग कहते हैं, जिसकी वजह से पहले नंबर पे लो प्रेशर बना। दूसरे नंबर पे अगर हम 30 डिग्री पे हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप बच्चे को झूला झुलाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की कमर के नीचे की बॉडी जो होती है वो आपके पीछे आ जाती पैर की तरफ या पीठ की तरफ, क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल की वजह से, और वायु का यहाँ पे अवरोहण होगा जिसकी वजह से हाई प्रेशर बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो 0 डिग्री पे क्षोभ मंडल में वायु जाके आरोहित हो रही थी, आरोहण करके ऊपर हाई प्रेशर बनाई थी, वहां से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वो सारी वायु नीचे की ओर उतरती है, सारी वायु नीचे की ओर उतरती है और 30 डिग्री में जाके उतर जाती है, और 30 डिग्री पर वायु का अवरोहण होता है जिससे हमारा हाई प्रेशर बनता है। वहीं थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे 60 डिग्री पे लो प्रेशर कैसे बना, क्योंकि वायु के अभिसरण से जो 30 डिग्री पर जो वायु उतरी है वो आधी वायु किधर भागेगी, लो प्रेशर की ओर। 0 डिग्री पे भी लो प्रेशर है, 60 डिग्री पे भी लो प्रेशर है, तो वहां की ओर भागेगी, और 90 डिग्री से भी हवाएं उधर आ रही हैं 60 डिग्री पे, तो वायु यहां पर भी क्या होगी, आपस में टकरा के आरोहण करेगी, ऊपर जाएगी और यहाँ पे नीचे लो प्रेशर बनाती रहेगी। 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये भी ताप जनित आधारित है, जो कि अत्यंत कम टेम्परेचर होने की वजह से ठंडी वायु का यहाँ पे अवरोहण हो गया और हाई प्रेशर बन गया।
तो आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख लिया कि वायु दाब कैसे लगता है, वायु दाब कटिबंध का निर्माण कैसे होता है और किन किन कारणों से जो है कि वायु दाब का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए ना, ये डायरेक्टली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई 60 डिग्री पे लो प्रेशर अगर बन रहा है तो किन कारणों से बन रहा है। क्या वो वायु के अवरोहण से बन रहा है, क्या वो वायु के आरोहण से बन रहा है, क्या वो वायु के अभिसरण से बन रहा है, ऐसे करके स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये हम कैसे बताएं, क्योंकि जब आप लोग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को अच्छे से नहीं तैयार करोगे तो ये दुविधा हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए ऐसी दुविधाओं से बचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो चलिए आज हम लोग बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे जो चैप्टर आपका शुरू हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं पीजीएफ वगैरह कहेंगे, जहां पे आप कोरिलेस बल के बारे में पढ़ोगे, क्यों जो है कि वायु घूम जाती है, क्यों जो है कि वायु का घूर्णन होता है इस तरीके से, अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करती है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज जितना मैंने अगर समझाया, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर यहाँ तक आप लोग देखते हुए आए हो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस तरीके की क्लासेस, ताकि उन लोगों को मिलती रहे। और अगर डाउट हो रहा हो तो दोबारा एक बार क्लास देख लेना, अदरवाइज आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर सबसे बेहतर है कि आप टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में कमेंट कर देना, वहां पर जो है कि आपको मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को आपके रिवीजन सीरीज को शुरू किया जाएगा फिर से, जो आपके प्रीलिम्स के लिए चल रहा है, यूपीपीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए। साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स की क्लास भी आज आपको सामने देखने को मिले, जिससे धीरे धीरे हम अपने दोबारा टॉपिक की क्लासेस पर रिवीजन और टारगेट पे फोकस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।